हेलो स्टूडेंट्स। आज जो अपना एनटीएससी स्टेज 1 राजस्थान का पेपर हुआ है मैट का, उसको उसके सॉल्यूशन और डिस्कशन करेंगे कि भाई उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, उसके करेक्ट आंसर्स क्या हैं, कौन से क्वेश्चंस किस लेवल के आए हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे, आपकी अप्रोच क्या रही होगी सोल्व करने की। इस तरीके के क्वेश्चंस हम मतलब सोल्व करेंगे यहाँ पे ये चीज़ें। तो पेपर की बात करें कि भाई पेपर कैसा था, तो पेपर देखो दो तरीके के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मैं बताऊँ। तो पहला तो ये था कि वो स्टूडेंट्स जो बाउंड होके जाते हैं कि रीजनिंग में ये टॉपिक्स आएंगे, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी मैथ दी गई है, उसके बाद में क्वेश्चंस का थोड़ा सा पैटर्न यहाँ पे चेंज किया है। जैसे यहाँ पे डेटा इंटरप्रेशन दिया है, तो उस क्वेश्चन को समझने में भी दिक्कत आई होगी कि इसको सोल्व कैसे करना है, परसेंटेज किसके और किसके बीच में पूछी है, ठीक है ना। उसके अलावा जो मैथ्स के यहाँ पे एपी वाले क्वेश्चंस दिए हैं, अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं वो एपी में भी, मतलब मैथ्स के पेपर में भी एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए होंगे एपी से जैसे इसमें से आए हैं। कुछ क्वेश्चंस इसमें थिंकिंग के थे जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड थे कि भाई लार्जेस्ट नंबर बनाना, फिर ये बनाना, इस तरीके के क्वेश्चंस थे। तो मुझे नहीं लगता कि जो सेट का पेपर दे रहा है और उसमें भी मैथ आ रही है तो उसको ये पेपर थोड़ा टफ लगा होगा, ठीक। तो मेरे हिसाब से तो, और दूसरा उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इजी हो गया होगा कि वो ये सोच के जा रहा है कि मेरे को मैट का पेपर देना है, तो उस मैट के पेपर में कुछ भी आ सकता है, सिंपल मेरा आईक्यू चेक होगा, तो वो अच्छे तरीके से पेपर किया होगा। दूसरी प्रॉब्लम ये आई होगी स्टूडेंट्स को कि क्वेश्चंस बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस थे कि थोड़े लेंदी होते जा रहे होंगे, या फिर पहली बार देख रहे होंगे कि मैट में ये क्वेश्चन भी आ गया, तो क्या कर रहे होंगे, उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किए होंगे, फिर पूरा अटैम्प्ट नहीं करके स्किप करके फिर अगेन वापस उस पर आ रहे होंगे, तो इस तरीके से टाइम वेस्ट हुआ होगा। अदरवाइज ये पेपर देखे तो एवरेज ही था, ज़्यादा इजी भी नहीं था और बहुत ही टफ भी नहीं था। तो जितना आपको सिलेक्शन के लिए स्कोर चाहिए था, यदि सेट भी ठीक है तो इसमें उतना स्कोर आपको कंफर्म मिल गया होगा कि हाँ इतना स्कोर अपने को चाहिए होगा। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और उसके आंसर देखेंगे, कोई क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक तो नहीं आई थी, वो भी चीज़ें देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे अंजनी सर डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हो ये अल्फ़ाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, जिसके अंदर सिंपली आप देख रहे हो यहाँ पे अपने पास में अल्फ़ाबेट दिए R V A G N, और नेक्स्ट टर्म अपने को फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो इन सब के बीच में अपने गैप देख रहे हैं, R से V पे आते हैं तो अपने कितने अल्फ़ाबेट अपने को बीच में ड्रॉप करने हैं वो देखते हैं। तो R के बाद में आप देख रहे हो S T U, टोटल 3 अल्फ़ाबेट हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिए हैं। नेक्स्ट आप देखो V से जब आप A के ऊपर आओगे तो V के बाद में आप देख रहे हो W X Y Z, मीन्स टोटल 4 अल्फ़ाबेट हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिए हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हो A से G के ऊपर जब आप जाते हो तो यहाँ पे आप B C D E F, तो टोटल 5 अल्फ़ाबेट हमने यहाँ पे ड्रॉप कर लिए हैं। लेकिन जब हम G से N पे जाते हैं तो हम 6 अल्फ़ाबेट ड्रॉप करेंगे। G के बाद में H I J K L M, तो टोटल 6 अल्फ़ाबेट हमने यहाँ पे ड्रॉप किए। तो अब N के बाद में जो अपना नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट आएगा तो उसके बीच में और N के बीच में टोटल 7 अल्फ़ाबेट है वो ड्रॉप होने हैं। तो देखते हैं कौन सा अल्फ़ाबेट आना है। तो N के बाद में O P Q R S T U, तो 7 अल्फ़ाबेट हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। U के बाद में कौन सा नया अल्फ़ाबेट आएगा, दैट इज V, सो आवर करेक्ट आंसर इज V, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, हियर इन सेकेंड क्वेश्चन अगेन देखिए A C अपना फर्स्ट पेयर है, सेकेंड पेयर अपना है F H, थर्ड पेयर अपना K M और फोर्थ पेयर अपना P R। नेक्स्ट पेयर अपने को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट थिंग तो आप एक ये देखिए A और C के बीच में कितने अल्फ़ाबेट हैं, तो एक अल्फ़ाबेट हमने ड्रॉप किया है। F के बाद में G को हमने ड्रॉप कर दिया, H आ गया। K के बाद में हमने L को ड्रॉप कर दिया, M आ गया। P के बाद में हमने Q को ड्रॉप कर दिया, R आ गया। ये तो अपने को पता चल गया, लेकिन नेक्स्ट जो दो आने हैं वो कौन से होंगे, तो इसके लिए हम इन दो के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो C के बाद में आप देख रहे हो D और E, दो को ड्रॉप किया, F आ गया। H के बाद में
अगेन आई जे, फिर से 2 को ड्रॉप किया, के आ गया। एम के बाद में आप यहाँ पे देखोगे एम और पी के बीच में तो एन ओ। तो हम देख रहे हैं नेक्स्ट के आगे 2 ड्रॉप करने हैं पहले अपने को, तो आर के बाद में आप 2 को ड्रॉप करते हो तो आर के बाद में एस टी, तो क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। यू के बाद में अपने को एक यहाँ पे ड्रॉप करना है तो वी और डब्ल्यू, तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, यू डब्ल्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर 3rd। So student, in 3rd question again we have to solve alphabet series only। यहाँ पे आप देख रहे हो अपने पास में 2 सीरीज चल रही है, ठीक है। फर्स्ट आप ये देख लीजिए, फर्स्ट मैं पूरा क्वेश्चन ये आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, एन जेड ओ वाई पी एक्स क्यू डब्ल्यू R V and next we have to find out। तो यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है, 2 देखिए कौन कौन सी है, अपने फर्स्ट अल्फाबेट पे आइए हर एक पेयर के, तो N O P Q R, ओके। N के बाद में O P Q R मतलब कंटिन्यूसली अपने चल रहे हैं, तो R के बाद में क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। अब इधर आप देखते हैं तो Z से पहले Y, Y से पहले X, Z Y X W V, तो यहाँ पे क्या आएगा, U आ जाएगा। तो देखिए U V W X Y Z ये भी कंटिन्यूसली चल रहा है इधर, N O P Q R S, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, S U। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, S U। नाउ 4th क्वेश्चन। So in this you can see A, E, I. It is on the base of vowels of English alphabet A, E, I, और उसके आगे आपको दिया है E, I, O, फिर आपको दिया है I, O, U, फिर आपको दिया है O, U, A, और नेक्स्ट अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं कि भाई 5 अल्फाबेट है, उनमें से फर्स्ट 3 अल्फाबेट से हमने स्टार्ट किया है, और फर्स्ट 3 का फिर आप देख रहे हो कि लास्ट के जो 2 है उनको रिपीट कर रहे हैं, और उसके नेक्स्ट जो है वो हम अल्फाबेट ले रहे हैं। जैसे ए ई आई, तो यहाँ पे ई आई हमने रिपीट कर दिया, ओ आ गया नेक्स्ट। अब आई ओ को हमने रिपीट किया और यू आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, ओ यू को रिपीट कर रहे हैं और ए आ गया। तो अब यू ए को रिपीट करना है, और यू ए के आगे मतलब ए के आगे वाला जो अल्फाबेट है वो कौन वोवेल है, वो कौन सा, ई है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, यू ए ई, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 2nd। इज इट क्लियर? लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन 5th क्वेश्चन हियर यू कैन सी A B Z, again multiple series A B Z D F X G J V J N T, and next we have to find out। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 अल्फाबेट का एक पेयर बनाया हुआ है और उनकी सीरीज चल रही है। तो हम एक एक अल्फाबेट लेते हैं। पहले फर्स्ट अल्फाबेट लिया पूरे ग्रुप का, ए डी जी जे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ए और डी, ए के अंदर और डी के अंदर 3, मतलब ए के अंदर +3 करते हैं तो डी आता है, डी में +3 करेंगे तो जी आ जाएगा, जी में +3 करेंगे तो जे आ जाएगा। ठीक है, अब जे में +3 करना अपने को, जे में +3 करेंगे तो क्या आएगा, के एल एम, तो एम आ गया अपना। तो फर्स्ट अल्फाबेट है वो अपना एम हो गया। अब यहाँ पे आप एक शॉर्ट ट्रिक भी यूज में ले सकते हो, भाई एम आ गया तो अपने जो बाकी के जो 2 ऑप्शन हैं जैसे सेकंड और फोर्थ, ये अपने क्या हो जाएंगे, एब्सोल्युटली एलिमिनेट हो गए। ठीक है, आगे वाला अपना देखते हैं। आगे जो है वो बी से स्टार्ट है, बी एफ जे एन। तो बी और एफ के बीच में आप देखिए कितने आगे पा रहा है, जैसे ये 2 पे है, ये 6 पे है। ठीक है, तो यहाँ पे हम +4 कर रहे हैं बी के अंदर,
एफ और जे, ये 6 पे आता है, ये 10 पे आता है, फिर से +4, जे 10 पे, एन 14 पे है, फिर से +4, एन 14 पे है, 14 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, 18 नंबर पे कौन आता है, आर आता है। तो सेकंड अपना आ जाएगा आर, तो एम आर, तो एम आर देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो अभी तक अपने पास में कंफ्यूजन है और अपने को थर्ड जो है वो देखना पड़ेगा। तो थर्ड लेटर जो था अपना वो यहाँ पे मैं इधर कर रहा हूँ ऊपर, जैसे जेड एक्स वी टी, और नेक्स्ट अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करना। तो टी से आप देखो वापस एक बार अपने इधर से चल रहे हैं या इधर से चलोगे तो देखो इसके बीच में वाई छूटा हुआ है, डब्ल्यू छूटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे यू छूटा हुआ है। तो टी से पहले अब आप देखोगे तो यहाँ पे कौन सा आना चाहिए, आर आएगा, तो क्या छूट जाएगा, एस छूट जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो अपना थर्ड लेटर जो वो क्या बना, आर बना। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर वो क्या आ जाएगा, एम आर आर, ओके, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल दिया हुआ अपने को और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोविड-19, ओके, कोविड-19 काफी बार सुना होगा सबने, इस साल पूरी साल यही चला है। तो फर्स्ट अपने लिखा कोविड-19। अब देखिए आगे जो है इसमें अपने क्या किया है, जो स्टार्टिंग का CO जो था वो हम आगे ले गए और यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट किया है, VIDNINETEEN और ये CO इधर लगा दिया, ठीक है। अब आगे वाले में आप देख रहे हो VI है वो हटा दिया है, तो वो VI जो है वो इधर आके लग गया है। तो अब अपने यहाँ से स्टार्ट किया, DNINETEENCOVI। अब आप देख रहे हो कि यहाँ भी दो अल्फ़ाबेट को हम पीछे लेके गए, रिवर्स किया है, यहाँ से भी दो को लिया, तो यहाँ से भी दो को रिमूव करके पीछे लगाना है और आगे से स्टार्ट करना है। तो ये क्या आ जाएगा फिर अपना INETEENCOVI और क्या हटाया हमने, DN, तो DN। तो अपना करेक्ट आंसर जो है वो ये वाला हो गया है। और ये IN से स्टार्ट हो रहा है, IN से अपने पास में दो स्टार्ट हो रहे हैं, थर्ड में भी और फोर्थ में भी, तो IN और DN। तो ये वाला देखिए आप, INETEENCOVIDN, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए रेडियस, फिर नेक्स्ट आप इसमें अपने कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप देखते जाइए, जैसे RAD है, ये अपना कुछ भी चेंज नहीं किया इसके अंदर हमने, लेकिन लास्ट के जो तीन है इसमें हम चेंज कर रहे हैं। जैसे IUS है, तो S को हम यहाँ पे यहाँ से मूव करके इधर ले आएंगे, तो क्या आ गया SIU, ठीक है। अब नेक्स्ट में इसके आगे क्या चल रहा है, ये देखिए RAD तो कॉमन है वैसा का वैसा है, ठीक है, RAD तो ऐसा का ऐसा है। अब S को हमने चेंज नहीं किया, अब हमने U को चेंज किया है, तो U को हम आगे चेंज कर देंगे, S ऐसा का ऐसा, तो IU की जगह पे क्या आ गया, UI आ गया, ठीक है। अब इसके आगे वाला जो है इसमें और भी आप देखिए RAD और फिर आपका S को हम पीछे ले जाएंगे, ये ऐसा कैसा रह गया, तो UIS आ गया, ठीक है। तो अब अपने को अपना जो आंसर है वो देखिए अब कहाँ पे चेंज होगा, इसके बाद में क्या आएगा, तो RAD, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज करना है अपने को, ठीक है, तो इस S को और U को चेंज कर देंगे यहाँ पे, तो RAD और USI। इसमें आप सीधा सीधा एक सिंपल ये भी देख सकते हो भाई, यहाँ से कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। RAD ऐसा कैसा है, तो इन ऑप्शंस में आप पहले तो ये देख लीजिए, RAD सबके अंदर सेम है, तो यहाँ पे RAS कर दिया तो ये रॉन्ग हो गया, ये RDA कर दिया ये भी रॉन्ग हो गया।
ये RAI कर दिया तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो अपना ऑप्शन कौन सा बच गया? ऑप्शन नंबर 3 बच गया, जो कि करेक्ट है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 8 क्वेश्चन है, ये अपना अल्फाबेट और नंबर दोनों को मिला के सीरीज बनाई है, ठीक है। तो ये देखिए, इसके अंदर काफी सिंपल है, H to J, फिर है K3N, फिर आपका O4S। तो अब आप एक चीज तो ये देख लीजिए इसके अंदर कि J के बाद में K आता है, तो J के बाद में जो नेक्स्ट अल्फाबेट है उससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। N के बाद में O आता है तो O से स्टार्ट किया। तो S के बाद में क्या आना है? T आना है, तो T से स्टार्ट करना है। पहली चीज तो ये हो गई अपनी। फिर देखिए 2 3 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर 5 आ जाएगा। अब देखिए इनके बीच में रिलेशनशिप, थर्ड जो अल्फाबेट है उसकी रिलेशनशिप देख रहे हैं अपने। अब फर्स्ट और थर्ड के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, तो क्या रिलेशनशिप है? देखिए H I फिर J, मतलब H में हमने +2 किया तो अपने को J मिला। इसी तरह से K के अंदर हमने +3 किया, L M और फिर N, +3 किया तो N आया। O के अंदर हम क्या करेंगे? +4 करेंगे, ठीक है, तो अपने पास में S आएगा, P Q R, 3 ड्रॉप कर दिए और फोर्थ पे S आ गया। इसी तरह से T के बाद में अपने को 5वें नंबर पे, तो T के बाद में U V W X, तो 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा? Y आ जाएगा। तो ये अपना Y आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? सॉरी, T5Y, T5Y, ये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो T5Y मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 9th क्वेश्चन जो फुल्ली नंबर सीरीज का है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या किया गया है? 2 3 5 8 13 क्वेश्चन मार्क 34। ओके, तो काफ़ी इजी है। इसमें आप फर्स्ट और सेकंड का सम करते हैं तो अपने पास में क्या आ गया? नेक्स्ट नंबर आ गया 2 + 3 5, ठीक है। तो ये नेक्स्ट अपनी टर्म होगी, थर्ड टर्म। अब 3 और 5 को ऐड करेंगे तो अपने पास में आएगा 8, ये नेक्स्ट टर्म आ गई। अब 5 + 8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो अपना पैटर्न जो वो यही बन रहा है। तो अब 8 और 13 को जब हम ऐड करेंगे, 8 + 13, तो अपने पास में आएगा 21, ठीक है। अब 21 आ गया, लेकिन क्या आगे भी ये फॉलो कर रहा है इस रूल को? तो इसके लिए हम देखेंगे 13 और 21 को ऐड करके, तो ये 34 आ रहा है। इट मीन आवर आंसर इज करेक्ट। सो 21 इज करेक्ट। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट इन 9th क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो वंस अगेन जस्ट सी 10th क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3, फिर 8 दिया हुआ है, फिर 15 दिया हुआ है, और फिर 24, देन 35, और नेक्स्ट अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए 3 और 8 में 5 ऐड करेंगे, 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, मतलब 3 और 8 में 5 का डिफरेंस है। फिर 8 और 15 में आप देख रहे हो 7 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा है, फिर यहाँ पे 11 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 5 7 9 11, मतलब ओड नंबर को हम ऐड कर रहे हैं तो अपने को नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो 35 में जब हम 11 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे अपने 11 यहाँ पे किया था, सॉरी, अभी 13 ऐड करना अपने को, तो 13 ऐड करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट इन 10th क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 11th क्वेश्चन, अगेन one interesting pattern here given, 8 24 28 140 146 1022 1030 एंड नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट। तो देखो एक काफ़ी अच्छा पैटर्न इसके अंदर यूज में लिया गया है और नया क्वेश्चन है। आई होप काफ़ी लोगों के लिए बिल्कुल नया होगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 8 को तो 24 आया,
फिर हमने 24 के अंदर 4 ऐड कर दिया, ठीक है, पहले मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया है, और नंबर जो है जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे नेक्स्ट नंबर को ऐड करना है। तो यहाँ पे देखिए 3 4, अब यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, आप एक चीज़ ये इस तरह से ध्यान में रखिए, मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई और प्लस, और फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब आप देखिए पैटर्न आपका सीधा सीधा सिंपल बन रहा है। 3 4, 28 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 140 आता है, 140 में 6 ऐड करते हैं 146 होता है, 146 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना 1022 आता है, और 1022 में 8 को ऐड करते हैं तो अपना आता है 1030। अब 8 तक आ गया तो नेक्स्ट अपना होगा 9। अब 9 से 1030 को मल्टीप्लाई करना सिंपली, तो 9 0 जा 0, 9 3 जा 27, ठीक है, और ये 9, तो अपना आंसर क्या आ गया 9270, 9270, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 12th क्वेश्चन, इसमें देखिए आपको दिया है 2, उसके बाद में दिया है 9, फिर दिया है 3 28, फिर दिया है 4 65, और फिर दिया 5। तो इसमें देखो डबल सीरीज भी बोल सकते हो आप, बाकी एक अच्छा सा पैटर्न लग रहा है। वो पैटर्न ये है कि n और n के आगे हमने लिया n स्क्वायर, सॉरी n क्यूब प्लस 1, n क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो अभी देखो जैसे 3 है तो 3 के आगे ये 3 और 3 का क्यूब प्लस 1 28 होता है, 4 है 4 का क्यूब प्लस 1 तो 65 आता है। अब 5 है तो 5 के आगे 5 का क्यूब प्लस 1 तो ये आ जाएगा 126, ठीक है। इसके लिए आप एक और भी देख सकते हो भाई, ट्रिक लगा सकते हो, वो ये आ गई कि 2 3 4 5, तो ये डबल सीरीज को भी हम बोल सकते हैं, जबकि यहाँ पे ये क्या है 2 की क्यूब प्लस 1, ये 3 की क्यूब प्लस 1, 4 की क्यूब प्लस 1 और 5 की क्यूब प्लस 1, तो 126 मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये देखिए 13 क्वेश्चन, इसमें अपने को काफी अच्छा पैटर्न दिया है, इसके अंदर भी 4 फिर 17 फिर 290। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये 4 है और नेक्स्ट नंबर में क्या किया 4 का स्क्वायर किया और उसके अंदर फिर 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब जो भी नंबर आया तो 4 4 जा 16 1 17, अब 17 का स्क्वायर किया नेक्स्ट में वापस से 17 इंटू 17 और प्लस 1, तो क्या आ गया 289 प्लस 1 290, तो 290 आ गया। अब 290 का स्क्वायर अपने को करना है, ठीक है, तो 290 इंटू 290 प्लस 1, तो ये अपना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 290 290, तो 841 होता है 29 का, 841 होता है ना, 841 और 00 फिर प्लस 1 करना है, तो ये अपना हो जाएगा 84,101, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सो दिस इज 13th क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर 14th क्वेश्चन, इसमें काफ़ी अच्छा पैटर्न है, 3 फिर से 3 है, फिर 4.5 है, फिर 9 दिया हुआ है और फिर 22.5, काफ़ी अच्छा पैटर्न है और काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। देखो फर्स्ट में हमने क्या किया 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 1 3, फिर हमने क्या किया है मल्टीप्लाई ही किया है, लेकिन किससे 1.5 से किया है, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4.5 को 2 से किया तो 9, फिर 9 को हमने 2.5 से मल्टीप्लाई किया तो 22.5 आ गया। तो आप देख रहे हो एक पैटर्न के अंदर हम इसको कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे पहले 1 फिर 1.5 फिर 2 फिर 2.5, अब अपने को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 67.5, कितना आ जाएगा 67.5, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखिए 4 5 12 39 160 और नेक्स्ट अपने को फाइंड आउट करना है।
ये भी काफ़ी अच्छा पैटर्न है, इसके अंदर भी 4 है, ठीक है। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किया तो अपने को मिला 5, फिर 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड कर दिया, सॉरी, ठीक है। तो 5 2 जा 10 और 2 12। अब 12 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 39। 39 को 4 से मल्टीप्लाई करके 4 ऐड करेंगे तो अपने पास में आएंगे 160। अब नेक्स्ट अपना जो आंसर आना वो ये होगा, 160 को 5 से मल्टीप्लाई करना और फिर 5 ऐड करना है। तो 16 5 जा 80 मीन्स 800 प्लस 5, तो ये अपना आ जाएगा 805। तो ये अपना ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसमें। 16th क्वेश्चन देखिए, ये अपना 2, फिर 3, फिर 7, फिर 16 एंड देन 32 एंड नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो देखिए 2 और 3 यहाँ पे कितने का गैप है, 1 का गैप है। 3 और 7 में 4 का गैप है। 7 और 16 में 9 का गैप है। 16 और 16 में 16 का गैप है। तो आप देख रहे हो नीचे जो गैप जो बन रहा है वो स्क्वायर है, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो 25 का गैप आएगा, तो ये अपना आ जाएगा 57। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन 16th क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर जो 17 to 19 है उसमें डायरेक्शन है, उसमें आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है और उसके बाद में कंक्लूजन गिवन है। अब इसमें ये है कि स्टेटमेंट को देख के ये देखना है कि कौन सा कंक्लूजन आपका एग्जैक्ट करेक्ट है, मतलब उससे कौन से कंक्लूजन आप फाइंड कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले जो 17 क्वेश्चन है उसमें ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ द पॉवर्टी ऑफ द कंट्री। अब इसके हिसाब से देखो हमेशा जो स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आएंगे ना उसमें एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि जो आपकी कंक्लूजन है एक तो ये हो कि डायरेक्ट उससे रिलेट ही ना हो, इससे मतलब उससे कोई मतलब ही नहीं है, इसका मतलब वो तो डायरेक्ट ही रॉन्ग हो गया। फिर ये होगा कि उसका अपोज नहीं कर रहा हो। तो जैसे हम यहाँ पे देखें कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड को, तो फर्स्ट है कि टू एंड पॉवर्टी इट इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। आपको भी पता है ये बोला कि जो पॉवर्टी है वो अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रीजन है, ये बोला है। इसका मतलब ये सिंपल सा ये हो गया कि पॉवर्टी को हटाने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ानी पड़ेंगी। तो ये तो इसका कंक्लूजन ठीक है। लेकिन जो सेकंड को आप देखोगे कि ऑल द पीपुल इन द कंट्री आर अनएम्प्लॉयड, ये बात थोड़ी ना बोल रहा है ऊपर वाले, ये थोड़ी ना बोला है कि उन तो सिंपल बोला है कि पॉवर्टी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन ये थोड़ी ना बोला कि जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट वो पॉवर्टी की वजह से या फिर जो भी कंट्री में जितने भी पर्सनस है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये सेकंड तो आपका सीधा सीधा क्या हो रहा है, रॉन्ग। तो इसमें ओनली ऑप्शन कौन जाएगा, फर्स्ट, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसको देखो। स्टेटमेंट आपको दे रखा है, स्टेटमेंट क्या दे रखा है कि मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। सिंपल यही बोला है कि मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि वो सिंपल मॉर्निंग वॉक के लिए बताया है, इसका मतलब ये नहीं कि और चीज़ों के बारे में भी वहाँ से हम निष्कर्ष निकाल लेंगे। तो देखो इसके कंक्लूजन क्या है, ऑल हेल्दी पीपुल गो फॉर मॉर्निंग वॉक। ये थोड़ी ना बोल रहा है कि जो जितने भी लोग हेल्दी हैं वो मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, ऐसा तो नहीं। सिंपल ये बोला है कि मॉर्निंग वॉक हेल्थ के लिए अच्छी होती है। इट मीन्स ये तो नहीं हुआ कि जितने भी हेल्दी पर्सन वो मॉर्निंग वॉक जाएंगे। तो ये आपका कंक्लूजन क्या हो गया, रॉन्ग। फिर सेकंड बोल रहा है कि इवनिंग वॉक इज हार्मफुल। तो ये थोड़ी ना बोल सकते हैं कि किसी भी के लिए जैसे ए अच्छा है, जैसे गुड है, इसका मतलब ये थोड़ी ना बोलेंगे कि बी बेकार है। तो कंपेयरिंग तो हम बोल ही नहीं रहे ना, बी उससे भी अच्छा है। तो सिंपल से ये हो गया कि इवनिंग वॉक इज हार्मफुल, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि वो सिंपल मॉर्निंग के लिए बोला है, इसके अलावा और चीज़ों मतलब डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है इसका। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। तो आपका आ गया नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर फॉलोस। उसके बाद में जो थर्ड है आपके पास, मतलब थर्ड का मतलब 19 जो क्वेश्चन है उसको आप देखो क्या दे रखा है। उसमें दे रखा है स्टेटमेंट एनिमल लाइव ऑन ऑक्सीजन, मतलब एनिमल आपके ऑक्सीजन की वजह से जीवित रहता है। तो इसमें देखो फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो क्या दे रखा है, प्लांट्स डू नॉट लाइव ऑन ऑक्सीजन। ये थोड़ी ना है, देखो एक तो देखो वहाँ पे ओनली जो रिलेशन दिया वो एनिमल की वजह से, एनिमल के लिए दिया। तो इसका और इसका तो कोई डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं है, ये तो प्लांट के बारे में गया, जबकि प्लांट के बारे में तो ऊपर वाला कुछ बोल ही नहीं रहा। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। मैंने बोला कि जो डायरेक्ट रिलेट ही नहीं हो रहा, कुछ अलग ही आ रहा, वो तो कंक्लूजन आपका डायरेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड, एनीथिंग दैट नीड्स ऑक्सीजन इज बाउंड टू बी एनिमल, ऐसे थोड़ी ना बोला है।
कि जो भी जिनको भी ऑक्सीजन चाहिए होगी सब एनिमल ही होंगे, क्योंकि वो तो सिंपल बोला है कि एनिमल को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि और किसी को नहीं चाहिए, एनिमल पर्सन ओनली उसके लिए बोला है। तो ये सेकंड भी आपका क्या हो गया, रॉन्ग। तो दोनों रॉन्ग हो गए, इसका मतलब नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, और जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और सिंपल से क्वेश्चन से आए हैं। तो इसमें आपसे पूछा किस किस के बीच में, करेंसी के लिए। तो देखो यहाँ पे तो मैं करेंसी लिख लेता हूँ, करेंसी, उसके बाद में रुपये, और फिर आ गया आपका डॉलर। अब यहाँ पे रिलेशन देखते हैं कि जो इतने भी रुपीज होंगे, रुपये क्या है आपका करेंसी, तो यहाँ तो ऑल का रिलेशन आ गया। डॉलर भी क्या है एक्चुअल में करेंसी है, तो ये भी क्या आ गया, रिलेशन आ गया। और रुपये और डॉलर के बीच में क्या है, रिलेशन नो है। तो इस तरीके से रिलेशन आ गया। तो आपको ये देखना कि इन डायग्राम से में ऑल नो वाला रिलेशन कहाँ बन रहा है। यहाँ पे तो आपका सम, इसमें यदि देखोगे तो सम और नो का रिलेशन बन रहा है, जबकि आपको तो चाहिए ऑल नो का। यहाँ पे तीनों में सम और सम का रिलेशन चाहिए, जबकि सॉरी चाहिए क्या, इसमें बन रहा है। और इसमें देखो आप इन दोनों के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में ऑल का रिलेशन बन रहा है, इसके बीच में और इसके बीच में भी ऑल का रिलेशन बन रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में किसका रिलेशन बन रहा है, नो का। और आपको चाहिए भी क्या था, ऑल और नो। अब ये भी देख लेते कि डी ऑप्शन क्यों नहीं आया, क्योंकि डी ऑप्शन में इन दोनों के बीच में भी नो का कनेक्शन है, इन दोनों के बीच में भी नो का कनेक्शन है, और इन दोनों के बीच में भी नो का कनेक्शन है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगी, 3। ठीक है, इसका मतलब करेंसी, रुपीज और डॉलर के लिए कौन सा वेन डायग्राम सही रहेगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन मुंबई, मध्य प्रदेश और भोपाल। तो देखो आपके जो वेन डायग्राम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो तरीके से आएंगे। किस तरीके से, एक तो सिंपल ये है कि हम इस चीज़ को ये बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, दूसरा ये है कि लोकेशन के हिसाब से कि वो उसके अंदर सिचुएटेड है या नहीं है। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन किस तरीके का आया। तो वहाँ पे तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से आया था, ये क्वेश्चन आपका लोकेशन बेस्ड है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस लोकेशन के अंदर वो लोकेशन है या नहीं, मतलब वो जगह है या नहीं। तो आप सिंपल ये देखोगे कि जो मध्य प्रदेश है और भोपाल, तो आपको पता है कि भाई भोपाल तो मध्य प्रदेश की क्या है, कैपिटल है। इसका मतलब यहाँ पे तो रिलेशन ये आ गया कि भाई यह तो मध्य प्रदेश हो गया, उसके अंदर क्या आ गया, भोपाल आ गया। और जो मुंबई है, मध्य प्रदेश और भोपाल दोनों से अलग है। इट मीन्स क्या आ जाएगा, ये वाला रिलेशन, ये मुंबई हो गई आपकी, ये आपका भोपाल हो गया, और ये मध्य प्रदेश हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है इसके हिसाब से, ऑप्शन 3। तो मुंबई, मध्य प्रदेश और भोपाल से कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम, ये भी क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम का ही है। अब इसमें देखो क्या पूछा है, ये पूछा है कि यहाँ पे हार्बिवोरस, लोयंस और एनिमल्स के बीच में क्या आएगा। तो आपको पता है कि देखो सबसे पहले यहाँ पे चले जाओ कि लोयंस और एनिमल्स, जो जितने भी लोयंस है वो क्या होंगे, ऑल होंगे, पहला पॉइंट। सेकंड, ये भी सारे क्या होंगे, ऑल होंगे। लेकिन ये जो है ये वाला सिस्टम, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नो वाला कनेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा। तो आपके पास एनिमल्स आ गया, यहाँ पे 2 ऑल आ गए। तो 2 ऑल कौन कौन से में, इसमें तो ओनली 1 ऑल है, ये भी नहीं आएगा। इसमें आपके पास 2 ऑल है और एक सम है, वो भी नहीं आएगा। यहाँ पे 3 ऑल है, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि देखो इनके बीच में ऑल, इनके बीच में ऑल और इनके बीच में भी ऑल आ रहा है। यहाँ पे इनके बीच में ऑल, इनके बीच में ऑल, लेकिन इन दोनों के बीच में सम आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा, सॉरी, तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ये तो आ गया आपका एनिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एनिमल में ये लोयन को रिप्रेजेंट कर दिया, और ये आपका हार्बिवोरस को रिप्रेजेंट कर दिया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है 23। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, सिंपल से सवाल आए, कोडिंग डिकोडिंग के इतने टफ सवाल आपके आए नहीं है। तो आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन से कैसे करना है। देखो सबसे पहले तो ये दे रखा है कि ऑनलाइन को हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को आप तो या तो वर्टिकल लिख लिया करो या फिर जस्ट ऐसे। तो LNOENI ये हो गया। अब देखो आप खुद देखोगे इसमें क्या हुआ, O यहाँ पे गया, L यहाँ पे आया, N एग्जैक्ट ही आया, I यहाँ पे गया, E यहाँ पे आ रहा है और N एग्जैक्ट ही आया। लेकिन ये सही है या नहीं वो हम सेकंड रिलेशन से देखेंगे। सेकंड रिलेशन क्या दे रखा आपका, साइलेंट SILENT
टी, और साइलेंट को क्या लिख रहा है, LISTNE। इसका मतलब ये हो गया। जो हमने फर्स्ट में जो रिलेशन देखा वही आपका रिलेशन सेकंड में आ रहा है, इट मीन्स यही फॉलो हो रहा होगा। तो जो आंसर भी आएगा वो इसी से आएगा। तो इसका मतलब पूछ रहा है कि लिसन LISTEN को क्या करोगे, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, L यहाँ पे आ गया और I यहाँ पे आ गया। उसी तरीके से N यहाँ आ जाएगा, E यहाँ पे आया और T यहाँ पे। तो जो आपके पास जो वर्ड बना वो बना SILNET। तो SILNET कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 3। तो कोडिंग का क्वेश्चन बहुत ही इजी सा सवाल आया था। क्वेश्चन नंबर जो 24 है उसमें आपको ये देखना है कि एक तो अवॉइड के लिए कुछ लेटर्स कुछ नंबर्स दे रखा है और चाइना के लिए भी कुछ नंबर्स दे रखा है, और आपसे जो पूछा है वो कोविड के बारे में पूछा है। तो कोविड के बहुत अच्छे सवाल आए हैं, इससे पहले एक सीरीज़ के अंदर भी क्वेश्चंस आया। तो बनाने वाला पेपर मतलब बैठ के बनाया, ऐसे नहीं कि हम बना के दे दिए पिछले सवालों को बस उठा उठा के बनाया, तो है बहुत ध्यान से। अब देखो, लेकिन ये ध्यान दो कि यहाँ पे जो कोविड वर्ड है, कोविड में जो लेटर्स यूज हैं वो अवॉइड में से लिए, कुछ आपके चाइना में से लिए। इट मीन्स यहाँ पे जो नंबर्स है बस ये देखना है कि एग्जैक्ट जो नंबर लिखा हुआ क्या उस रिलेटेड जो लेटर है उससे रिलेटेड है या फिर आगे पीछे कुछ हो रहा है। तो आप ये देखो कि यहाँ पे जो अवॉइड है इसको लिखा है 7 3 5 6 और 4। तो यहाँ चेक करना है कि ए का 7 ही है या बी का 3, वो आपके सेकंड रिलेशन से पता चलेगा। और सेकंड रिलेशन आपको दे रखा है CHINA। तो चाइना को क्या लिख रहा है 2 8 6 1 और 7। अब ये कैसे पता चले कि सेम जो लेटर है उसके नीचे जो नंबर लिखा वो उसी का है या और किसी का। तो आपको इन दोनों में ये देखना पड़ेगा कि कॉमन क्या है। यदि कॉमन का पता चल गया और उसमें दोनों जगह पे सेम लिखा है, इट मीन्स वो उसी का लिखा हुआ होगा। तो इसमें भी I है, तो I के नीचे यहाँ पे भी 6 लिखा हुआ है और I के नीचे यहाँ पे भी 6 लिखा हुआ है। उसके बाद में A के नीचे यहाँ 7 लिखा हुआ और A के नीचे यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो सिंपल उसके लेटर को कोड कर रहे हैं। तो आपसे ये पूछा कि कोविड को क्या लिखेंगे, COVID। तो कोविड को क्या लिखेंगे, C का कितना आ गया 2, O का क्या है आपके पास 5, B का 3, I का 6 और D का 4। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा 2 5 3 6 4। तो 2 5 3 6 4, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये लेटर कोडिंग वगैरह ये सब आपको पढ़ाई हुई है। जो क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 27 है एक कोडिंग का टाइप है, लेकिन जो पहले ये इस तरीके से कोडिंग आती थी वो थोड़ी सी अलग आती थी। उसमें क्या था कि कॉमन थे और ये तो रीअरेंज कर रखे हैं ना, जो लेटर्स वगैरह नंबर्स दे रखे हैं, तो जो वर्ड है और लेटर है उसके बीच में कॉम्बिनेशन था वो डायरेक्ट एग्जैक्ट नहीं होता था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो कोडिंग है दी तो इस तरीके से कि स्टूडेंट्स उस पर ऐसे चलते रहे कि हाँ यहाँ कॉमन ये आया, फिर ये सेम प्लेस पे है तो उसके सेम प्लेस पे ही करस्पॉन्डिंग नंबर उसका कोड होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके वाली कोडिंग को थोड़ा सा इसने चेंज किया है। तो यहाँ पे लिखा है कि 461 मीन्स वेयर आर यू, 169 मीन्स यू आर गुड और 8652 मीन्स एग्जाम्स आर नॉट बैड। हमने यहाँ पे नोट कर रखा है कि किसका कोड क्या आएगा। तो पहले एक बार आपको ये बता देते हैं कि आएगा कैसे, उसके बाद तो वो कोड हम डायरेक्ट यूज़ करके क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आप ये देखो कि इसमें और इसमें दोनों में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है 1 6 और 6 1 है। इसका मतलब 1 6 या फिर 6 1, मतलब 1 और 6 का कोड जो होगा वो आएगा आपके इस साइड में भी क्या कॉमन है आर यू और यू आर। इसका मतलब यू आर आ जाएगा। अभी नहीं पता कि किसका क्या आएगा, पहले क्या आ रहा है बाद में क्या आ रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ये पता चल जाएगा। अब आपको देखो कि इसमें भी 6 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 6 कॉमन आ रहा है और इसमें भी 6 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या कौन सा लेटर कॉमन वर्ड कॉमन आ रहा है, आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है और आर यहाँ पे। इसका मतलब 6 का पता चल गया कि 6 का क्या आएगा आर आएगा। इसका मतलब 6 का पता चल गया तो आर का 1 का भी पता चल जाएगा कि क्या आएगा यू आएगा। और यू देखो 6 का पता चल गया, 1 का पता चल गया, इसका मतलब 4 का भी पता चल गया कि 4 का क्या आएगा वेयर आएगा। ठीक है, 4 का पता चलते ही यहाँ पे 9 का भी पता चल गया कि 9 का क्या आएगा गुड आएगा। अब दिक्कत क्या है कि जो 4th आपके यहाँ पे देखो 8 और 5 2 नंबर्स बचे हैं, मतलब 2 डिजिट बचे हैं। इसका मतलब 8 और 5 का क्या होगा, या तो पॉसिबल होगा यहाँ पे सिंपल सा 8 और 5 2 भी बचा हुआ है। इसका मतलब इन तीनों डिजिट्स का क्या आएगा बच गया क्या है यहाँ पे एग्जाम्स नॉट और बैड।
अब इनमें ये देखेंगे कि इन तीनों का क्या आएगा, तो इसमें एग्जैक्ट आंसर भी पूछा है कि नोट का क्या आएगा, और यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं दे रही, इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर देखना है। तो आप सिंपल सा ये देखो कि यहाँ करस्पॉन्डिंग तो डायरेक्ट तो आंसर नहीं दिख रखा, जैसे 4 का जो पहले वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ वे है, 6 का जो लिखा उसके बाद में आर, और फिर 1 के लिए यू, और इसी तरीके से दे रखा है। इसका मतलब सिंपल सा काम हो गया कि आपके पास जो कोड मिल रहा है ना वो वेयर, गुड, यू और आर और नोट का ये वाले कोड है, और इनको यूज़ करके देख लें कि नोट का कोड क्या आ रहा है यहाँ पे। 5 तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 3। सेम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, और 26 में आपका किसका कोड पूछा है, गुड का, और अभी हमने फाइंड किया कि भाई इनके कोड क्या क्या होंगे इस तरीके से। तो गुड का कोड क्या आ रहा है, 9, तो ऑप्शन कौन सा हो गया फर्स्ट। जो क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसमें आपसे पूछा है कि वेयर आर गुड एग्जाम्स, इसका कोड क्या होगा। तो सिंपल सा है कि इससे करस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास डिजिट आ रहा है उसको लिखना है, न तो इनमें आगे पीछे करना है। तो वेयर का तो क्या है 4, आर का क्या दे रखा है 6, गुड का 9 दे रखा है। अब इसके बाद में ये देखना है कि यहाँ पे जो एग्जाम्स का है कोड, एग्जाम्स का कोड देखो यहाँ पे एग्जाम्स पहले लिखा है, इसका मतलब इसका कोड 8 होगा। तो सिंपल सा ही क्या आ गया 4 6 9 8, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपके डाइस से रिलेटेड है, और डाइस के जो भी सवाल आए हैं इस एग्जाम में वो 2 सवाल आए हैं, और दोनों सवाल सेम ही कंसेप्ट पे रिलेटेड हैं, ठीक। अब वो कौन कौन से किस तरीके पे आए हैं देखो, इसमें भी आपको कितनी पोजीशन दे रखी है, 2 पोजीशन दे रखी है, और 2 पोजीशन दे रखी है तो वहाँ पे 3 कंडीशंस आती हैं कि ओनली 1 फेस पे कॉमन हो, 2 फेस पे कॉमन हो, और कोई फेस पे कॉमन नहीं हो। तो ये जो क्वेश्चन है वो 1 फेस वाले कॉमन पे आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ, यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ, तो जो कॉमन है उसको लिख ले। फिर इसके बाद इसके में क्लॉकवाइज चलोगे तो 6 आएगा, 6 के बाद में 1 आएगा, तो 2 के बाद में 6, 6 के बाद में 1। सेम इसी तरीके से 2 के बाद में यहाँ पे 5 आएगा, 5 के बाद में यहाँ पे 3 आएगा, तो ये आ गया। और बचा हुआ कौन 4, इसका मतलब ये तो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसका मतलब आपसे पूछा क्या है, फेस अपोजिट टू द फेस हैविंग डिजिट 2, मतलब अब 2 के अपोजिट फेस पे कौन सा डिजिट आएगा, तो 2 के अपोजिट कौन सा आएगा 4। तो बहुत ही आसान सा सवाल था, इजी सा सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी तरीके पे, मतलब सेम ही कंसेप्ट पे। आप ये देखो कि यहाँ पे भी कितनी पोजीशन दे रखी है, 2 पोजीशन फर्स्ट और सेकंड, लेकिन क्या होता है कि आपके जो लेटर नंबर्स होते हैं ना वहाँ पे तो 1 to 6 होता है, तो वहाँ पे ध्यान नहीं रखना पड़ता कि क्या दे रखा है, तो बचा हुआ हम लिख देते हैं। इसमें क्या है कि पहले तो कलर देखो कि जो 6 कलर है वो कौन कौन से हैं। तो पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है कौन सा बेस्ड पे है, 2 पोजिशन दे रखी है और ओनली 1 कॉमन, यहाँ पे भी ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन दे रखा है, इसका मतलब हम ग्रीन को ये लिख लेते हैं ग्रीन। उसके बाद क्लॉकवाइज चलो रेड, और रेड के बाद में येलो, उसके बाद ग्रीन के बाद में पिंक, और पिंक के बाद में ब्लैक। अब बच गया कौन, जो बचेगा वो इसके अपोजिट आएगा। तो आप ये देखो कि ग्रीन भी आ गया, येलो भी आ गया, रेड, सॉरी ये तो रेड भी था, रेड भी आ गया, उसके बाद में बी का मतलब ब्लैक भी आ गया, और पी का मतलब पिंक भी आ गया। तो बच गया कौन सा आपका व्हाइट, इसका मतलब जी के अपोजिट आएगा कौन सा कलर, व्हाइट, ठीक है। तो ग्रीन के अपोजिट कौन सा कलर आ जाएगा, व्हाइट कलर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 29। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मिरर इमेज से रिलेटेड, और मिरर इमेज से रिलेटेड बहुत ही आसान क्वेश्चंस आए। एक तो इमेज का मिरर इमेज, उसके बाद में लेटर्स का मतलब वर्ड का मिरर इमेज, इस तरह के क्वेश्चन आए। तो ये बोला है कि मिरर प्लेस ऑन द राइट साइड ऑफ द फिगर। तो सिंपल सा देखो क्वेश्चन नंबर 30 to 33 4 क्वेश्चन आए, बहुत ही ईजी वाले क्वेश्चन हैं। तो ये देखो, तो सिंपल सा फंडा है कि भाई इसका यदि मिरर इमेज होगा, तो आपको पता है कि मैंने ये भी बताया था कि यदि मिरर यहाँ पे ऐसे रखा है और यदि आपके पास कोई लाइन इस तरीके से है, तो उसका मिरर इमेज आपके पास इस तरीके से बनेगा। तो ये मतलब सेकंडों में क्वेश्चन होने वाला है। तो आप देखो कि ये लाइन इस तरीके से है, तो आपका मिरर इमेज इस तरीके से आएगा। अब ऑप्शन यदि हम एलिमिनेट करें तो सिंपल सा है कि ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन भी हो गया, और ये भी हो गया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एरो इस तरीके से आना चाहिए था, किसी में नहीं है, बचा कौन सा 2। और यदि कंप्लीट करना चाहे तो ये देखेंगे कि सर्किल यहाँ पे आएगा, उसके बाद यदि ये वाला सिस्टम है तो मिरर इमेज में इस तरीके से आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 31, जो भी मिरर इमेज से रिलेटेड ही है। तो इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आपको मेहनत नहीं करनी, क्योंकि मिरर इमेज राइट में रखा हुआ है।
तो आप सिंपल सा ये देखोगे कि जब इसका मिरर इमेज बनाना पड़ेगा तो ये आपका ट्रायंगल आ गया इस तरीके से। तो आपको पता है कि ये जो लाइनिंग हो रही है ये लाइनिंग वाला जस्ट इसके पास में आएगा, तो लाइनिंग यहाँ पे होंगी। वो कैसे होंगी बाद में देखेंगे, क्योंकि यदि ऑप्शन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड आते हैं तो हम ज़्यादा सिचुएशन पर देखते हैं कि कैसे कैसे आएंगे। तो उसके बाद में ये पूरा डार्क यहाँ पे आएगा, तो आप मैच कर सकते हो कि कौन से मैच। सबसे पहले तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि ट्राइंगल में जो वर्टेज है ऊपर है, ये वाला भी ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन 1 और 4 बचा। 1 और 4 में हम सिंपल सा यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं कि जो बिल्कुल डार्क है वो इस साइड वाला आएगा, इसका मतलब ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। तो यहाँ पे इतना दिमाग नहीं लगाना था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 31 भी कंप्लीट। 32 है, ये भी आपका मिरर इमेज से रिलेटेड है। तो यदि आप मिरर इमेज यहाँ पे पुट करोगे, क्योंकि उसने पहले से ऑलरेडी बोल रखा है कि आपको दाईं साइड में मिरर इमेज पुट करना है, तो यदि आप यहाँ पे करोगे तो देखो सबसे पहले तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पे आपके पास एस आएगा। अब एस आएगा इसका मतलब ऑप्शन 1 और 2 तो गए, तो बच गए आपके पास 3 और 4। अब 3 और 4 में ये हो गया कि एस एग्जैक्ट तो होता ही नहीं, क्योंकि एस का मिरर इमेज एग्जैक्ट नहीं होता। इसका मतलब ये भी 4 भी गया, तो बच गया कौन सा 3। तो बस इसका आंसर क्या आ गया 3। जो क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसमें भी आपको मिरर इमेज पूछा है और जो मिरर है आपका राइट में रखा हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल से ऑप्शन कैंसिल करो। देखो यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, तो 8 आएगा तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 तो डायरेक्ट कैंसिल हो गई। अब इनमें ये देखना है कि आपको जो कौन से डिजिट में चेंज आ रहा है इन दोनों में। तो चेंज ओनली 7 में आ रहा है, तो आपको पता है कि 7 इस तरीके से नहीं आके 7 आपका इस तरीके से आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो यदि ऑप्शन से करोगे तो डायरेक्ट इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 34 है, 34 ये है कि आपको इस फिगर को कंप्लीट करना है। और कंप्लीट फिगर करने का मतलब ये है कि आपके पास या तो डायगोनल सेम होंगे या फिर हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। तो यहाँ पे तो पूरा डायग्राम ही आपका सिमेट्रिक है। तो सिंपल से एक काम तो आपको ये करना पड़ेगा कि ये बॉक्स कंप्लीट कर दो, उस बॉक्स के बाद में ये वाला सिस्टम कंप्लीट करो। अब देखो ये वाला सिस्टम तो सभी में है, लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ पे आर्क है। ये लो देखो इस डायग्राम में बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इस डायग्राम में भी ये वाला सिस्टम है, इनमें भी है। लेकिन अब और जो पता चलेगा कि कौन सा आएगा, उससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे भी देखो इस सब जगह पे ये वाली आपके डायगोनल लाइन है। इट मीन्स डायगोनल लाइन यहाँ पे ओनली 1 है, इसका मतलब 4 भी गए, तो बच गया 1 और 2। अब 1 और 2 में क्या होगा, 1 और 2 में सिंपल सा ये है कि ये जो आपके पास लाइन या 3 लाइन्स यहाँ पे भी आएंगी। अब 3 लाइन्स यहाँ पे, तो इस कॉर्नर में इसका मतलब ये नहीं होगा, तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। जो क्वेश्चन नंबर जो 35 है, 35 को देखेंगे तो देखो क्या होगा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर विल कंप्लीट द मैट्रिक्स फिगर। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो ये काम करना पड़ेगा आपको ये वाला सिस्टम कि भाई देखो एक तो ये लाइन यहाँ पे कंप्लीट आ रही है, तो ये लाइन कंप्लीट आ रही है, इसका मतलब 4 ऑप्शन कैंसिल हो गया, 3 भी आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद में देखेंगे तो देखो यहाँ पे इस तरीके का डायग्राम बन रहा है। तो इस तरीके का डायग्राम आपको अब यहाँ पे सिंपल 1 में ही दिख रहा है, 2 में भी नहीं दिख रहा, तो बचा हुआ ऑप्शन 1 होगा। लेकिन 1 में भी देख लेते कि कंप्लीट है या नहीं। तो यहाँ आने के बाद ये वाली लाइन और आएगी आपके पास। तो ये देखो एक तो ये आ गया आपके पास, ये पूरी स्ट्रेट लाइन आएगी, ये आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया 1 ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 36 है वो कैलेंडर से रिलेटेड है, और कैलेंडर के क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा आए नहीं, बहुत ही कम क्वेश्चंस आए। पहले तो होता कि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। तो ये क्वेश्चन भी आया तो इजी सा ही है कि आपको डेट दे रखी है और उसका फिक्स डे दे रखा है, तो आपको दूसरी डेट का डे फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि एक डे किसका रखा है, 24 मार्च का 2020। तो इसका क्या है आपके पास ट्यूसडे, और ट्यूसडे को आपका जो कोड होता है एक्चुअल में वो क्या लेके चलते हैं 2, क्योंकि संडे को 0, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, इस तरीके से लेके चलते हैं। और आपसे जो पूछा वो पूछा 24 अगस्त 2020 को ये पूछा है। अब इसमें आप यदि देखो तो देखो सिंपल सा फंडा है कि मैं हमेशा ये बता देता कि ईयर जो ये है यदि आपके इक्वल है तो आप ये देखो कि इन दोनों मंथ में से कौन सा मंथ पहले आ रहा है। तो पहले आ रहा है उस मंथ को लिख लो मार्च, उसके बाद में अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, फिर जून आएगा, और फिर जुलाई, और फिर आएगा आपका अगस्त। अब जो स्टार्टिंग का मंथ है उसमें तो ये देखो कि इतने डेज तो खत्म हो गए, तो बच कितने गए, तो मार्च आपका 31 का आता है, इसका मतलब यहाँ से कितना बच गया
24, 7 बच गया। ठीक, उसके बाद में अप्रैल कितने का हो गया आपका, अप्रैल के ओड डेज कितने होते हैं, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक के जो बीच में हमने खुद से लिखे हैं उनके तो आपको ओड डेज लिखने हैं यहाँ पे। ठीक, और इसके बचे हुए रिमेनिंग डेज और ये इसके जो डेट आपको लिखी हुई है, तो 7, उसके बाद 3, 2, 3, और अगस्त में ये लिखोगे कि कितने दिन यहाँ पे डेट में दे रखे हैं, तो 24। यदि हम इनको सम करें और फिर हम 7 से डिवाइड करके क्या फाइंड करेंगे, ओड डेज, तो इनको सम करेंगे तो कितना आएगा 9 और 3 12, 12 टू 14, 14 3 17, 17 और 24। यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे 41 आएगा। जब 41 के हिसाब से देखोगे और यदि आप ओड डेज फाइंड करोगे तो ओड डेज फाइंड करोगे तो इसका रिमाइंडर फाइंड करते हैं। ठीक, तो कितना आएगा 6। अब यहाँ पे देखो आप कि 2 यहाँ पे है, उसमें आपको 6 आगे लेके जाना है, +6 करना है, तो 2 + 6 कितना हो गया, 8 हो गया ना। 8 का मतलब कितना हो गया 1, क्योंकि 7 कंप्लीट होते ही वो हो जाएगा आपके पास, तो ये वाला आ गया। तो इसका मतलब 1 होते ही आपके पास जो आंसर है वो 1 किसका कोड होगा, मंडे का। यदि किसी स्टूडेंट को ऐसे दिक्कत आती है कि ये क्या कर रहे हैं, तो आप सिंपल सा ये देखो कि 2 तो वो था क्या था आपका ट्यूसडे। ठीक, उसके बाद 6 चलना है, तो 1 2 3 4 5 और 6 चले जाओ, तो ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद में क्या आएगा आपका वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद में थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और फिर क्या आ जाएगा आपका मंडे, और इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका मंडे। तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 10 to 200 आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 7। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, मैथ का सवाल है। मैं नहीं मानूंगा कि ये रीजनिंग में आ गया तो ये गलत हुआ होगा स्टूडेंट्स का, मैथ का सवाल है, क्योंकि मैथ भी आपके सेट में आने वाली है और ये एपी का क्वेश्चन है, सेम ऐसे कैसे बुक में आपको दे रखा है। तो बस ये है कि थोड़ा सा माइंड सेट नहीं रहता कि भाई आप मैथ का दे रहे हो तो मैथ के क्वेश्चन आ गए तो आपको कैसे डील करना है, लेकिन आसान सवाल है। आपको ये देखना है कि 10 to 200 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 2 और 7 दोनों से डिविजिबल हो। तो जब भी ऐसा नंबर आता है कि दोनों से डिविजिबल हो, मतलब 2 और 7 दोनों से डिविजिबल होंगे, इट मीन्स इनके एलसीएम से वो डिविजिबल होना चाहिए। एलसीएम 2 और 7, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया 14। इसका मतलब ऐसे नंबर्स अपने को फाइंड करने हैं 10 से और 200 के तक जो 14 से डिवाइड हो। अब 14 से डिवाइड होने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे 10 के जस्ट बाद में कौन सा नंबर डिवाइड होगा, तो 14 के बाद में कौन होगा 28, इस तरीके से चलेगा। अब ये देखना है कि 200 14 से डिवाइड हो रहा है या 200 से जस्ट पहले कौन सा नंबर, तो आपको पता है 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 196 तक आपके पास 14 के डिविजिबल मिलेंगे। अब इसमें ये कैसे पता चले कि कितने होंगे, तो सिंपल सा है कि ये एपी बन गई जिसका फर्स्ट टर्म आपका 14 है और जिसका कॉमन डिफरेंस भी आपका 14 है और जिसका जो एंड टर्म है लास्ट टर्म वो 196 है। तो सिंपल सा यदि फॉर्मूला देखें तो ये तो आपका एल, ये आपका ए 14 और डी आपका भी 14 हो गया। तो हम सिंपल सा यदि एल का फॉर्मूला लगाएं तो एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो देखो एल कितना हो गया 196 इक्वल टू ए 14 प्लस एन फाइंड ही करना आपको कितने नंबर्स हो गए, डी भी आपका 14। अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी हम कम करने के लिए सिंपल सा देख लेते हैं कि 14 यहाँ से कॉमन ले लिया और 14 यहाँ से कॉमन ले लिया। तो जब 14 को इधर लेके आओ तो डिवाइड में आएगा तो बचेगा क्या 14 ही बचेगा, तो 1 प्लस एन माइनस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, इसका मतलब एन की वैल्यू आपके पास 14 आ गई। तो ऐसे नंबर्स 10 और 200 तक जो 2 से भी डिविजिबल और 7 से भी, दोनों से डिविजिबल है, तो वो कितने आ जाएंगे 14। तो कौन सा आंसर आ गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 14, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 38 to 43 जो क्वेश्चंस हैं वो इस पे बेस्ड है कि ओड वन आउट, आपको ऐसा ओड फाइंड करना है कि जो अदर 3 से अलग हो और अदर 3 सेम टाइप के हो, इस तरीके से। तो देखो 38 क्वेश्चंस में आपको चौक दे रखा है, पेन दे रखा है, पेंसिल दे रखा है और मैप दे रखा है। बहुत ही आसान से सवाल आए हैं, तो आपको सिंपल सा ये ध्यान देना है कि चौक पेन और पेंसिल ये तो आपके लिखने के काम आएंगे और मैप तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये तो देखो तीनों चीज़ें हम लिखते हैं और मैप तो बिल्कुल एक अलग है, मानचित्र किसी का भी डायग्राम वगैरह आएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4।
इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन 39 जो है वो आपका इस तरीके दे रखा है भाई, इनमें ओड वन आउट फाइंड करो, टैक्सी, बस, कार और टैंकर। तो सिंपल सी बात है कि टैक्सी, बस और कार, इनमें तो हम क्या करते हैं, हम खुद बैठ के ट्रेवल करते हैं, ठीक है, और टैंकर किसी भी सामान को कैरी वगैरह करने के लिए ये काम में आता है। तो इसमें भी डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि क्या आ जाएगा, टैंकर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो 40 है, 40 बहुत ही अच्छा सवाल है। ये सवाल मैंने हिसाब से मैं कैलेंडर में जब पढ़ाता था तो उस टाइम भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखो जून, अगस्त, अप्रैल और नवंबर ये आपके पास दे रखे हैं। तो आपको सिंपल सा सबसे पहला तो आपके दिमाग में यही जाता हो कि नंबर ऑफ डेज के हिसाब से होगा। तो एक्चुअल में वो क्वेश्चन नंबर ऑफ डेज के हिसाब से आया। तो यहाँ पे देखो जून में आपके पास कितने डेज होते हैं, खुद देख के चलो 30, क्योंकि जुलाई में तो आपके पास 31 होता है, इसमें 31, अप्रैल में आपके 30 और इसमें भी 30। तो टोटल नंबर ऑफ डेज के हिसाब से देखें तो कौन सा ओड हो गया आपका, अगस्त हो गया 31। तो ये सेकंड आंसर इसका आ जाएगा। उसके बाद में देखें कि 41 भी अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छा नहीं मतलब बहुत ईजी सा सवाल है, ठीक है ना। उसमें कुछ देखना ही नहीं है कि आपको पता है कि अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया तीनों कॉन्टिनेंट महाद्वीप है, और जो लास्ट में बच गया जो 4 है वो आपका इंग्लैंड एक कंट्री है। तो अब ओड इवन आउट में यदि हम देखें तो कौन सा ऑप्शन ओड हो गया है इसके अंदर, 4th, इंग्लैंड इसका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 42 भी देखो कितना सिंपल सा सवाल है कि हैंड दे रखा है, लेग दे रखा है, एयर दे रखा है और नेक दे रखा है। तो आप ये देखो कि ये भी एक्चुअल में एक पैर में होता है, हैंड 2 हाथ होंगे, लेग 2 टांग होंगी, उसके बाद ईयर 2 कान है और नेक आपकी सिंपल 1 है। तो गर्दन हो गई आपके पास, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। 43 क्वेश्चंस को स्टूडेंट ने थोड़ा सा इसलिए गलत किया होगा मेरे हिसाब से, लेकिन मैं पहले तो ये बता देता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या है और गलत क्यों किया होगा। तो सिंपल देखो, कौन, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्किल। तो यदि आप सिंपल ऑब्जर्वेशन में जाते हो ना तो यही होगा कि ये तीनों है ना, ये 2D फिगर्स होंगे, और आपका जो कौन है ये आपका 3D फिगर्स होगा, ठीक है, ये होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने इसलिए गलत किया होगा कि देखो सर जो आपका कौन है उसमें यार ये देखो ये सर्किल जैसा भी आ रहा है, और यहाँ पे सॉरी ये ट्रायंगल जैसा भी आ रहा है और ये सर्किल भी आ रहा है। तो ये सर्किल और ट्रायंगल कौन तो तीनों एक से हो गए, तो रेक्टेंगल को हम लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आपको ये देखना था कि ये तो 2D फिगर है, वो 3, तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 को देखो, आइडेंटिफाई द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग फिगर। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, उसके बाद में ये दे रखे। तो इसमें देखो सिंपल, सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि आपको मोलेस जो नंबर वहाँ से स्टार्ट करते चलो और उसके बाद में निकल जाए। मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको एग्जैक्ट एक सीरीज बन जाती है, मैक्सिमम टाइम में यही होगा। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन ये इस तरीके से 8, 15, 29, 57, फिर क्वेश्चन मार्क और 225। तो ये एक्चुअल में यदि ये क्वेश्चन मिसिंग नंबर में आता, मिसिंग सीरीज वगैरह में आता, तो ये इस तरीके से आता है, इसको यहाँ पे इसने इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दे। तो अब मैं यहाँ पे इस तरीके से देखूँ कि ये और ये क्या हो रहा है। तो सिंपल सा है कि 8 × 2 - 1। इसके बाद में यहाँ पे भी वही हो रहा है, × 2 - 1 ही चल रहा है, यहाँ पे भी × 2 - 1। इसका मतलब यहाँ पे भी × 2, तो 57 × 2 - 1 आ जाएगा। तो 57 × 2 कितना आएगा, इसका मतलब 113 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 113 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही आसान सा था। कभी कभी क्या होता है कि मिसिंग टर्म के क्वेश्चन इतने टफ होते हैं कि अपने को पता ही नहीं चलता कि क्या होगा, वो पैटर्न नहीं समझ में आता। लेकिन ये क्वेश्चन तो सिंपल सा ही दिया है। 2 क्वेश्चन आए थे जो दोनों ही बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। जो क्वेश्चन नंबर जो 45 है, क्वेश्चन नंबर 45 में देखो, आइडेंटिफाई द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग टेबल। बहुत ही आसान सा सवाल था, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था। तो इसमें सिंपल सा ये किया है कि इस दोनों को तो आपस में मल्टीप्लाई किया है, और जो रिजल्ट आया इनको तो मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसको ऊपर वाले के साथ सम कर दिया। इसका मतलब मैं सिंपल सी बात करूँ कि तो ये तो आपकी रो R1 हो गई, ये रो आपकी R2 हो गई, ये रो आपकी R3 हो गई, और ये रो R4 हो गई। स्टार्टिंग में ज़रूर स्टूडेंट कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि वो देखे होंगे यार 11, 12, 13, 14, 15, 16 आ रहा है, तो 2, 3, 4, इसका मतलब यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन नीचे आके तो कुछ बिल्कुल ही अलग आ गया। तो इसमें सिंपल सा ये हुआ कि R4 में जो भी नंबर्स आ रहा है वो आ रहा है आपका R2 और R3 को मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आ रहा है उसको R1 के साथ ऐड कर दो।
तो देखो सिंपल, यदि इस ऑब्जर्वेशन को देखें कि ये करेक्ट है या नहीं, तो देखो 14 इंटू 2 28, और 28 में 11 ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 39। इसी तरीके से 15 इंटू 3 45, 45 में 12 ऐड करेंगे तो 57। तो यदि इसका आंसर चाहिएगा तो 16 इंटू 4 प्लस 13। तो इसको देखोगे तो 64, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 प्लस 4 प्लस 13, इसका मतलब 77 यहाँ पे आंसर होगा। तो 77 के हिसाब से कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। उसके बाद में 46 क्वेश्चन देखो, 46 क्वेश्चन भी बहुत आसान से, ऐसे क्वेश्चन तो खूब सारे पेपर्स के अंदर वगैरह करवाए हुए हैं। तो देखो ईशांत इज टॉलर देन संजय, तो ईशांत इज टॉलर देन संजय, तो ईशांत को लिख लिया और संजय यहाँ पे आ गए। मैंने पहले ही बोल रखा है कि जब भी आपके पास वेट हाइट इस तरीके से आएंगे तो हम वर्टिकल देखेंगे, और नीचे सबसे कम हाइट वाला, सबसे कम वेट वाला, सबसे कम एज वाला, इस तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो ईशांत आ गया और संजय आ गया, फर्स्ट लाइन का काम खत्म। अशोक इज टॉलर देन ईशांत, इसका मतलब अशोक यहाँ पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, सचिन इज नॉट एज टॉलर एज अशोक, इसका मतलब सचिन अशोक के इक्वल में नहीं आएगा, बस ये याद रखना है। चलो, बट टॉलर देन ईशांत, ईशांत से टॉलर है, ठीक है ना। सॉरी, सचिन इज नॉट एज टॉलर एज अशोक, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन आ गया आपका सचिन आ गया। दूसरी लाइन से फिक्स हो गया कि यहाँ पे सचिन आ गया, लेकिन ईशान से टॉलर है, तो ही शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट के लिए पूछा है, तो शॉर्टेस्ट के लिए पूछा है, तो आपको पता है कि कौन आ रहा है नीचे नीचे, सबसे नीचे कौन आ रहा है संजय, क्योंकि देखो सचिन तो आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वो ईशान से तो टॉलर है, इसका मतलब ऊपर जाएगा तो बच गया कौन संजय, तो संजय आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये आपका करेक्ट। सिंपल सी थी, सिंपल सा ऑर्डरिंग और रैंकिंग का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 भी रैंकिंग का सवाल है, इसमें ज़रूर थोड़ा बहुत आपसे गड़बड़ हुई होगी, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल से बताता हूँ कि क्या, देखो यदि इसमें आप हिंदी वाले क्वेश्चंस पे गए होगे, जो हिंदी लैंग्वेज में जो लिखा हो उसके हिसाब से गए होगे ना, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको दिक्कतें नहीं आई होगी। दिक्कत क्यों नहीं आई होगी, क्योंकि यहाँ पे मोर देन गौतम ऐसे लगाने से आपके दिक्कत हो जाती है कि 7 आप उसमें इस तरीके से ऐड करते हो। तो देखो मैं सिंपल सा ये बात करता हूँ कि यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये तो आपका हो गया स्टार्ट और ये हो गया आपका एंड, ठीक। अब ये देखो कि गौतम रैंक फ्रॉम एंड इज 7, एंड से गौतम की रैंक 17th है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये 17th आ गई और यहाँ पे आपका गौतम आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखो, देन व्हाट विल बी द रैंक ऑफ द, ये होगा। लेकिन यहाँ पे इस लाइन को देखो कि मुकेश रैंक इज 7 मोर देन गौतम, लेकिन हिंदी में यदि इसको आप देखोगे तो ये बोला है कि गौतम से 7 आगे है इसकी रैंक, और जब भी हम रैंक आगे की बात करते हैं तो इसका मतलब 17 से कम होगी, मतलब इधर होगी, स्टार्टिंग की साइड से होगी। तो यदि हम इधर से 7 चलेंगे तो 7 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24, इसका मतलब यहाँ पे आपका कौन आ गया मुकेश। जब मुकेश यहाँ पे आ गया और टोटल आपके पास कितने स्टूडेंट हैं 39, और देखो जब भी आपको ये पता है कि भाई लेफ्ट राइट रैंक वगैरह यदि आपसे पूछ रहा है तो आपको पता है कि टोटल के इक्वल क्या होता है, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट रैंक राइट माइनस 1, ये हो गया। तो टोटल तो 39 है, उसके बाद लेफ्ट से आपको रैंक पूछा है, मतलब बिगनिंग से लेफ्ट इधर से होता है, राइट आपका इधर से होगा, तो लेफ्ट से पूछा है और राइट की रैंक आपको पता ही चल गई 24 माइनस 1, तो 23 यदि यहाँ से लेके आएंगे तो L तो 30 माइनस 23, तो आपके पास जो बच गया वो आ गया 16। इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग से जो रैंक है वो आपकी कौन सी आ जाएगी 16th रैंक आ जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा सवाल था, इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात ही नहीं थी। क्वेश्चन नंबर जो 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 आसान सा सवाल है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा के दिया है, और घुमा के देने देखो एक क्वेश्चन तो आपको सिंपल से पढ़ा होगा कि 24 आवर्स में मिनट हैंड और आवर हैंड कब कितने बार ओवरलैप होती हैं, इसका मतलब ओवरलैप का मतलब 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनाएंगे, ये वाला सवाल हो गया। सेम उसी सवाल को इसने क्या किया कि डेट और टाइम देके आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 14 दिसंबर 2020 और टाइम आपको दे रखा है कि मॉर्निंग 4 o'clock, ठीक, और फिर बाद में दे रखा है कि 15
दिसंबर 2020, ये भी मॉर्निंग ही दे रखा है 4 o'clock। इट मीन्स आपको ये देखना है कि टोटल कितने आवर्स हो गए। तो टोटल आवर्स की यदि हम बात करें तो कितने हो गए, 24 हो गए। तो ये क्वेश्चन वही बन गया कि 24 आवर्स में मिनट हैंड और आवर हैंड कितनी बार ओवरलैप होंगी, मीन्स 0 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो सिंपल सा आपको ऑलरेडी बता रखा है कि कितने आएंगे, 22। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आप वैसे भी यदि आप करके देखना चाहो तो भी आप इस क्वेश्चंस को बिना ऐसे भी करके देख सकते थे कि जैसे ये आपका 12 आ गया, ये आपका 3 आ गया, ये आपका 6 आ गया और ये आपका 9 आ गया, सॉरी ये आपका 9 आ गया और ये आपका 6 आ गया। जब ये देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 4 5 7 8 10 और 11। तो आपको ये तो पता है कि मिनट हैंड और आवर हैंड 11 to 1 में ओनली 1 टाइम्स आपका होंगे। तो आपको पता है कि भाई 4 से पूछा है, तो एक तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन इन दोनों के बीच में तो एक बार ही हो गया तो 8 हो गए, 9 10 11। लेकिन 4 o'clock तो ये तो अभी तो इवनिंग का ही हुआ, तो आपको तो दूसरे दिन में चलना है। तो 11 हो गया, फिर यहाँ पे 12 13 14 15 16 17 18, फिर यहाँ से यहाँ तक का 19 20 21 और 22 आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 22। इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हो।